मॉर्निंग टू ऑल। आज हम आप सबके लिए इकोनॉमिक्स का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं। ठीक है। सो आपके क्लास 11 के इकोनॉमिक्स में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और न्यूमेरिकल से सबसे इम्पॉर्टेंट है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आज हम इस वीडियो पे कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करना शुरू कर देंगे। ठीक है। सबसे पहले आप सबको ये बोलता हूँ कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है क्या चीज़। सबसे पहले दिमाग में ये मत बैठिएगा कि ये सब हार्ड है, हमसे नहीं होगा। ये नहीं है। ठीक है, एकदम इजी है। आप सिर्फ थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है। देखो, सबसे पहले द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? सेंट्रल वैल्यू। क्या दिया गया है? सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू। तो सेंट्रल वैल्यू का मतलब क्या होता है? आपको एक मीड वैल्यू दिया जाएगा। ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है आपको एक वैल्यू दिया जाएगा जो पूरा आपका रिपोर्ट का समरी बोलेगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है समझाओ। आप लोगों ने जाना था, पहले हमने स्टैटिस्टिक्स में डाटा रिप्रेजेंटेशन करते हैं टेबुलेशन फॉर्म पे। ठीक है। टेबल पे आप डाटा रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मतलब क्या है? ताकि जो व्यूअर्स है, जो देखना है, जो देखने वाला है या फिर जो पढ़ने वाला है, उसे अच्छा लगे। ठीक है कि नहीं? अच्छा। जब ये देखेगा पूरा टेबल को, उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसे परसेंटेज दिख रहा होगा या फिर नंबर्स, फैक्ट्स, फिगर्स, वो सब कुछ दिख रहा होगा। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है? ओवरऑल जो डाटा दिया गया है पूरा टेबल पे, उसका समरी। उसका समरी एक ही नंबर या दो नंबर से उसका समरी। जैसे कि पकड़ लो, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पूरे साल में आप लोगों ने परफॉर्मेंस किया है, यूनिट टेस्ट दिया है, हाफ ईयरली दिया है, एनुअली दिया है। ठीक है। आपको पकड़ लो, आपके पूरे साल में 4 एग्ज़ाम हुआ है, 4 एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है। 4 एग्ज़ाम हुआ है। अब अगर 4 एग्ज़ाम को अगर मार्कशीट पे लिखा जाए तो ठीक है, 4 एग्ज़ाम का 4 तरह का मार्क्स होंगे। कुछ 50 मार्क्स के होंगे तो कुछ 100 मार्क्स के हो जाएंगे। है कि नहीं? हाँ। ठीक है। पर अब किसी को अगर आपको जज करना है कि आप कैसे स्टूडेंट्स हो, अच्छे हो या बुरा हो, कैसे समझेगा? वो 4 एग्ज़ाम के मार्क्स देख के तो उसे ऐसा पता नहीं चलेगा ना कि आप अच्छे हो या बुरा हो। ऐसे तो पता नहीं चलेगा। तब क्या करना पड़ेगा? तब हम क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के मार्कशीट पे एक परसेंटेज आता है लास्ट पे, एनुअल के बाद लास्ट परसेंटेज आता है, या फिर 80, 60, 50, 65, 75%, एक ऐसे परसेंटेज दिया जाता है हर हर लोग, हर स्टूडेंट्स को। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उससे आपका पूरा ईयर का परफॉर्मेंस समझ में आता है। पूरा ईयर का आपका परफॉर्मेंस क्या था। जैसे कि पर पकड़ लो 75%। 75% जो दिया रखा है वो सिर्फ फर्स्ट यूनिट टेस्ट का नहीं है और या सिर्फ एनुअली का नहीं है, ये पूरा आपका साल भर का है। पूरा साल भर का है कि आपका परसेंटेज क्या था। ठीक है। समझ में आया? इससे कहते हैं आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब है कि, सॉरी, 2 मिनट। हाँ। इससे कहते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे कि आपको पूरा समरी देगा एक नंबर से आपको पूरा मिल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 75%, आपने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में फॉर एग्जांपल 90% मिला है आपको फर्स्ट यूनिट टेस्ट में। नेक्स्ट में आपको मिल गया 75%। नेक्स्ट में आपको मिल गया शायद पकड़ लो ऐसे 80%। नेक्स्ट में थोड़ा कम, पकड़ लो 60%। ठीक है। ये आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस था पूरा साल में। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज गिरते आ रहा है, गिरते आ रहा है, गिरते आ रहा है। तब क्या होगा? इन सब का समरी देख के एक परसेंटेज आएगा। इन सब के ऊपर से एक परसेंटेज आएगा। पकड़ लो फॉर एग्जांपल आपका परसेंटेज आएगा 70%। ये गलत भी हो सकता है, इसमें मत जाना, मैंने एग्जांपल दिया है। ठीक है। इन 4 परसेंटेज के ऊपर से एक परसेंटेज है 70%। 70% क्या रिफ्लेक्ट करता है? इन सब का मिड वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, इन सब का एवरेज रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इससे पता लगता है कि हाँ, आपका जो रिजल्ट था फर्स्ट यूनिट से वो शायद 70% के आसपास होगा। ठीक है। ओके। मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू का मतलब क्या है? पूरा टेबल का समरी एक ही वैल्यू से हो जाएगा। ठीक है। चलो अब डेफिनेशन देख लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज टू गेट वन सिंगल वैल्यू दैट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होल डाटा। पूरा डाटा का आपका समरी दे देगा एक ही नंबर से। जैसे कि 70% से कोई भी आपका परफॉर्मेंस बोल सकता है कि पूरे साल भर में क्या परफॉर्मेंस था। ठीक है। समझ में आया? सच वैल्यू इज कॉल्ड सेंट्रल वैल्यू और एवरेज। सच वैल्यू इज कॉल्ड सेंट्रल वैल्यू और एन एवरेज। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था, मूल उद्देश्य क्या है इस वैल्यू से।
चलो लिखते हैं, इट रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑर्गेनाइज डाटा इनटू सिंपल एंड कंडेंस फॉर्म। अब देखो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले आता है रिटन फॉर्म। सो रिटन फॉर्म से हम आए नंबर, फैक्ट्स एंड फिगर्स, इसके बाद टेबुलेशन, टेबुलेशन के बाद ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिक के बाद डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस, ये सुनो। सो इन सब का पर्पस क्या होता है, ताकि जो पढ़े उन्हें अच्छा लगे, ठीक है कि नहीं। हाँ, सो इसलिए यहाँ पे क्या आया है कि इसे और सिंपल बनाने के लिए हमने क्या निकाला, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ताकि व्यूअर्स इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को इजी समझे, ठीक है, ताकि पूरा परसेंटेज उसे ना पढ़ने लगे, एक ही परसेंटेज पढ़ने से उसे पता चल जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस क्या था ओवरऑल पूरा ईयर में, ठीक है। नेक्स्ट, इट फैसिलिटेट्स कंपटीशन। अब एक नंबर आपके पास होगा तो आपके गार्जियन या फिर जो भी हो, आप खुद आपके दूसरे दोस्त के साथ कंपेयर कर सकते हो ना। अगर आप लोग को मिला 80% और आपको दूसरे दोस्त को मिला 90%, तो आप आराम से कंपेयर कर सकते हो कि कहाँ पे आपका लैकिंग से, उसने 90% मिला तो आपके 80%, आराम से कंपेयर कर सकते हो ना इन दो फिगर में से। हाँ, नेक्स्ट, इट बिकम्स द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। अच्छा, सो इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि पकड़ लो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं डाटाज निकलते हैं, डाटाज जैसे कि हंगर इंडेक्स, हाँ, जेंडर इक्वलिटी, हाँ, मोर्टेलिटी रेट, ये सब क्या होता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर होता है ना। मोर्टेलिटी रेट, क्या मोर्टेलिटी रेट, सो ये क्या होता है, इस नंबर से क्या होता है, इस नंबर से हम पूरा पता लग जाता है कि इतना कम क्यों हो रहा है या फिर इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो हाँ अच्छा हो रहा होगा या फिर बुरा हो रहा होगा, ठीक है। सो इससे हमका इकोनॉमिक एनालिसिस, इकोनॉमिक जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसका पर्पस मीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यस ऑब्वियस, जब ये डाटा गवर्नमेंट के सामने आ जाएंगे तो गवर्नमेंट आराम से इनके ऊपर निर्भर करके, जैसे फॉर एग्जांपल 80%, सो 80% के ऊपर हम क्या एनालाइज कर सकते हैं, हाँ, स्टूडेंट इज गुड, ही इज गुड इन स्टडीज, ही इज एक्सीलेंस इन स्टडीज, he can do further excels if certain policies are formed to formulate that and execute them so that he performs well। सो 80% ये पता चलता है। अगर इसी टाइम 40% एक स्टूडेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, उसे शायद उसके पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है या फिर पढ़ना अच्छा नहीं लगता है या फिर वो समझ नहीं रहा होगा या फिर कुछ ऐसा। सो इस परसेंटेज हमें पता लग जाता है। तो इससे गवर्नमेंट को भी अगर हंगर इंडेक्स जो भी हो, भूखा ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट उसी के ऊपर निर्भर करके उसे और स्कीम बनाएगा। सो इसलिए हेल्पफुल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ओके, नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ स्टेटिस्टिकल एवरेज। अब स्टेटिस्टिकल एवरेज कितने तरह के होते हैं। सो स्टेटिस्टिकल एवरेज सबसे पहले दो एवरेज होते हैं, एक होते हैं मैथमेटिकल एवरेज, दूसरे होते हैं पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज या फिर पोजिशनल एवरेज, सब पोजिशनल एवरेज शायद आप सबको कुछ समझ में नहीं आया होगा। पोजिशनल एवरेज यहाँ पे क्या बोलता है कि जो भी नंबर फैक्ट्स एंड फिगर्स आएगा उसका पोजीशन कहाँ पे है, या फिर मिड पे है या फिर कहीं पे है, या फिर जो आया है उस कितने बार आया है। सो ये बाद में हम समझेंगे, अभी इतना नहीं है, सिर्फ ये इतना समझ लो मैथमेटिकल एवरेज का में आपको क्या क्या मिलेगा, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन का दूसरा नाम है एवरेज, अरिथमेटिक मीन का दूसरा नाम क्या है, एवरेज। जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये आपको तीन मिल जाएंगे आपका मैथमेटिकल एवरेज में, और पोजिशनल एवरेज में आपको मिल जाएंगे मीडियन एंड मोड। मीडियन सिंपल फॉर्म पे अगर आपको समझना है तो मीडियन का मतलब है मिड वैल्यू, और मोड मीन्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंट इवेंट्स, मीन्स सबसे ज़्यादा हुआ है। जैसे कि पकड़ लो फॉर एग्जांपल, इस बार अर्थक्वेक और फ्लड दो इवेंट्स हैं, अर्थक्वेक और फ्लड, ठीक है। सो फ्लड कितने बार हुआ है, 10 टाइम्स, और अर्थक्वेक कितने बार हुआ है, 12 टाइम्स। सो सबसे ज़्यादा कौन सा हुआ है, अर्थक्वेक। सो मोड कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, मीन्स द मोस्ट फ्रीक्वेंट इवेंट्स, सबसे ज़्यादा कौन सा हुआ, ठीक है, मोड। ओके, और मीडियन मीन्स मिड वैल्यू, ठीक है, मिड वैल्यू। ओके, इन ए गिवन सीरीज फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, सो यहाँ पे मिड वैल्यू कौन सा हो गया, 3 है ना। सो ये हो जाएगा आपका मीडियन। समझ में आया, ये सब एग्जांपल्स से आपको अगर समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे ड्रॉप कर सकते हैं आपका डाउट्स। ओके, नेक्स्ट, सो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम आज यहाँ पे शुरू करते हैं एरिथमेटिक मीन से। सो एरिथमेटिक मीन क्या मतलब होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ए ग्रुप ऑफ आइटम्स डिवाइडेड विद द नंबर ऑफ आइटम्स। इसका मतलब होता है कि आपको कोई सीरीज दे रखा है, फॉर एग्जांपल यही वाला 1 2 3 4 5 वाला सीरीज दे रखा है, ठीक है।
कुछ नंबर्स आप सबको दे रखे हैं और आपको इन सब का एरिथमेटिक मीन निकालना है, एरिथमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। सो हमने क्या बोला था, एरिथमेटिक मीन का दूसरा नाम क्या है, एवरेज। एरिथमेटिक मीन का दूसरा नाम क्या है, एवरेज। ओके, अब नाउ देखो 1 2 3 4 5 ये सब हो गया क्या, आपका एक सीरीज है। सो इस सीरीज का आप कैसे मीन या फिर एवरेज निकालोगे, तब क्या करना होगा, देखो सम ऑफ वैल्यूज मीन्स ये जितने भी नंबर से इनको प्लस करना है, सम ऑफ वैल्यूज। इसके बाद कितना क्या करना है, डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ आइटम्स। डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 5 है। सो आपका मीन क्या हो जाएगा, सो मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 3 3 3 6 6 4 10 एंड 15। सो 15/5 क्या आपका मीन हो गया 3। समझ में आया, समझ में आया। सो ये हो गया आपका मीन, ऐसे, ठीक है। इट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ वैल्यूज बाय सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ए ग्रुप ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। जितने भी संख्या हैं उन सबको प्लस करना है और कितने संख्या है इससे डिवाइड करना है, ठीक है। सो एरिथमेटिक मीन निकालने के लिए हमें दो तरीका होता है, एक होता है सिंपल एरिथमेटिक मीन, दूसरा होता है वेटेड एरिथमेटिक मीन। अभी फिलहाल सिंपल एरिथमेटिक मीन समझो, वेटेड एरिथमेटिक मीन हम बाद में समझेंगे, ठीक है। सो सिंपल एरिथमेटिक मीन, सिंपल अंडर सिंपल एरिथमेटिक मीन आपको तीन तरह के सीरीज मिल जाएंगे, एक अंडर इंडिविजुअल सीरीज, अंडर डिस्क्रीट सीरीज एंड अंडर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। सो आपको ये कन्फ्यूजन होगा सर इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज है क्या चीज़, इंडिविजुअल सीरीज। सो इंडिविजुअल सीरीज है क्या, इंडिविजुअल सीरीज, या फिर डिस्क्रीट सीरीज है क्या, या फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज है क्या, ठीक है। सो घबराना नहीं है, हम सब बोल के देंगे कैसे क्या करना होता है। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब होता है कि वहाँ पे सिर्फ आपको डाटा दे रखेगा, वहाँ पे सिर्फ आपको एक ही डाटा दे रखेगा। कितने डाटा हैं, एक ही डाटा। फॉर एग्जांपल अगर मार्क्स दे रखा है तो मार्क्स ही देगा सिर्फ, मार्क्स जैसे कि 20 30 40 50 60, ये आपका क्या हो गया, मार्क्स, सिर्फ मार्क्स है, ठीक है। एक ही है ना डाटा, एक ही डाटा है ना, सो ये आपका इंडिविजुअल सीरीज हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर डिस्क्रीट सीरीज होता है ना, मीन्स हम आपको डिफरेंस समझा रहे हैं कि कौन सा इंडिविजुअल सीरीज है, कौन सा डिस्क्रीट सीरीज है, कौन सा कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। सो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में आपको क्या दे रखेगा, सिर्फ एक ही डाटा दे रखेगा, एक ही डाटा, ठीक है, एक ही डाटा। सो एक ही डाटा में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे 20 30 40 50 60, यहाँ पे सिर्फ एक ही डाटा दे रखा है मार्क्स के बारे में, ये आपका इंडिविजुअल सीरीज हो गया। अंडर इंडिविजुअल सीरीज यू विल बी गिवन ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा, ओके ओके। नेक्स्ट डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज में फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो एक डाटा दे रखा है मार्क्स, और दूसरा डाटा आएगा आपका फ्रीक्वेंसी बोल के, क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी मीन्स कितने बार। अब 20 मार्क्स जो है वो कितने लोगों ने मिला है, कितने लोगों को मिला है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी 20 मार्क्स आपको 4 लोगों को मिला है, 30 मार्क्स आपको 2 लोगों को मिला है, 40 मार्क्स 5 लोगों को मिला है, 50 मार्क्स 3 लोगों को मिला है, 60 मार्क्स 1 लोगों को मिला है। सो ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, एक साथ दो डाटा आया है, एक साथ दो डाटा आया है। सो इसे हम कहेंगे डिस्क्रीट सीरीज। समझ में रखना, डिस्क्रीट सीरीज का मतलब होता है जहाँ पे आपको दो डाटा मिलेंगे, ठीक है। मार्क्स की जगह पे यहाँ पे वेट हो सकता है, हाइट हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, पर उसके साथ साथ आपको फ्रीक्वेंसी आएगा, ठीक है। सो जिस डाटा पे साथ आपका फ्रीक्वेंसी आ रहा है मीन्स डिस्क्रीट सीरीज, ये डिस्क्रीट सीरीज सिर्फ नंबर दे रखेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लासेस कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे आपको क्या आएगा, सिर्फ नंबर दे रखेगा और इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी आएगा। मीन्स इंडिविजुअल सीरीज का मतलब है एक ही डाटा दे रखेगा, उसके साथ अगर फ्रीक्वेंसी आता है तो वो डिस्क्रीट सीरीज हो जाएगा। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होगा, सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा दे रखेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 20 30 40 50 60, अगर ये सिर्फ दे रखा था तो ये इंडिविजुअल सीरीज, अगर उसके साथ फ्रीक्वेंसी आ गया तो क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। सभी समझ में आया डिस्क्रीट सीरीज। नाउ नेक्स्ट आप सब एक चीज़ करना, आप सब जब ये नोट करोगे ना तो ये एग्जांपल्स नोट कर लेना, ठीक है। मैंने ये डिस्क्रीट सीरीज का एग्जांपल दिया और इंडिविजुअल सीरीज का अगर आपको एग्जांपल चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्क्स, सो ये आपको 20 30 40 50 60, सो ये आपका हो गया इंडिविजुअल सीरीज का एग्जांपल, सिर्फ मार्क्स दे रखा है, ठीक है। और ये हो गया आपका डिस्क्रीट सीरीज, ये आपका हो गया डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। समझ में आया, अगर मार्क्स के साथ फ्रीक्वेंसी आ जाता है तो वो आपका डिस्क्रीट सीरीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मतलब होता है, आप सबने समझा होगा, क्लास, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी, समझा है, कभी कभी देखा होगा,
कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, क्लास फॉर्मेशन होता है, डाटा क्लास फॉर्मेशन। जैसे कि 20 से 30 तक कितने आदमी हैं, 30 से 40। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रखा है एज, और यहाँ पे आ गया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो एज और फ्रीक्वेंसी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास डाटा है, हाँ, 20 उम्र के लोग कितने हैं आपके पास, हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, फॉर एग्जांपल नहीं हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 to 20 ईयर्स के बच्चे कितने लोग हैं आपके पास, या फिर 20 से 40 ईयर्स के लोग कितने, 40 से 60 ईयर्स के लोग कितने। ठीक है, ये जो क्लास बन रखा है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट, समझ में आ रहा है आपको सब, अपर लिमिट कौन सा होता है। सो 0 से 20 पकड़ लो, हमारे पास 10 लोग हैं, 20 से 20 लोग हैं, 40 to 60 15 लोग हैं। सो ये क्या हो गया, ये जो क्लास वाला ये है ना, इसे हम कंटिन्यूस सीरीज कहते हैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट किससे कहते हैं। फॉर एग्जांपल लोअर लिमिट किससे कहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 to 20। सो 0 to 20 में आपका लोअर लिमिट कौन सा हो जाएगा, 0, और 20 हो जाएगा आपका अपर लिमिट, 20 हो जाएगा आपका अपर लिमिट, और 0 हो जाएगा आपका लोअर लिमिट। ठीक है, और इसे हम कहते हैं क्लास मार्क, इसे हम क्या कहते हैं, क्लास। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 20 का है। सो ये हो जाएगा आपका क्लास इंटरवल, ये आपका क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल, हमेशा याद रखना होगा। ठीक है, ओके, सो ये आपका हो गया 0 to 20 अपर, एंड 0 हो गया आपका लोअर लिमिट, 20 हो गया आपका अपर लिमिट। ठीक है, सो इतना ही इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज आप सबको समझा दिया है। कंटिन्यूस सीरीज में आपको क्या मिल जाएगा, क्लास मिल जाएगा, इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। डिस्क्रीट सीरीज में आपको डाटा मिल जाएगा, उसके साथ फ्रीक्वेंसी मिलेगा, और इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ ही वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा मिलेगा, जहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वीडियो पे हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल शुरू कर देंगे। ठीक है, सो आप लोग अगले वीडियो के लिए वेट करिएगा, अगले ही मीन्स कल आ जाएगा आपका वो वाला न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो। ओके, तो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड बाय बाय।